जानते हैं कि प्रत्येक सोमवार की रात्रि 9। नमस्कार। सिद्धेश्वर की डायरी एपिसोड में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, सिद्धेश्वर की डायरी एपिसोड 42 में हम पुनः हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक सोमवार की रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक हम एक साहित्यिक विविध कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। और आज भी हम उपस्थित हैं साहित्य से जुड़े हुए किसी विषय पर, खास विषय पर, समाज से जुड़े हुए खास विषय पर हम थोड़ी सी अपने विचार रखते हैं आपको साहित्य सिद्धेश्वर की डायरी के अंतर्गत। और इसके साथ ही साथ हम कविता, कहानी, लघु कथा, महफिल और किसी भी साहित्यकार या संपादक से एक छोटी सी भेंट वार्ता आपके सामने दिखलाते हैं। आज हमारा जो विषय होगा वह तो मैं बताऊंगा, यह बता दूं कि आज हमारे साहित्यिक मित्र हैं डॉक्टर अनूप प्रभा से एक छोटी सी भेंट वार्ता भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उनकी जो नई पुस्तक आई था महफिल, और किसी भी साहित्यकार या संपादक से एक छोटी सी भेंट वार्ता आपके सामने दिखलाते हैं। सिद्धेश्वर की डायरी। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, पहले स्वयं को स्वीकार करना चाहिए। हमारे एक साहित्यिक मित्र हैं, जी हाँ, प्रायः मेरी रचनाएं पढ़ते हुए कहते हैं, आपकी रचना श्रेष्ठ है, अच्छी है, किंतु और बेहतर लिखिए ना, और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर लिखिए। कोई भी रचनाकार अपने सीमित संसाधनों और अपनी प्रतिभा के अनुरूप ही बेहतर लिखने का प्रयास करता है। और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। हम जो भी हैं, जितना भी हैं, उसमें पहले संतुष्ट होना चाहिए। रचनाओं की चोरी करने के अपेक्षा ईमानदारी से साहित्य सृजन और अध्ययन करना ही सही मार्ग है। जो भी सृजनात्मक क्षमता हमारे भीतर है, उसे ईमानदारी और श्रम के साथ साहित्य समाज को सौंप देना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति और समाज के बीच एक सशक्त संपर्क सेतु बन सके। कई बार हमारे सृजन को विकसित होते देख कुछ ईर्ष्यालु साथी या तो अति प्रशंसा कर हमें भ्रमित करना चाहते हैं, या फिर और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर कर कर हमें हतोत्साहित करते हैं। ये दोनों स्थितियां ही किसी भी लेखक के लिए घातक है। और घातक यह भी है कि हम अपने सृजन की तुलना सीधे प्रेमचंद, अगेन, निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास नीरज, प्रदीप, संतोष आनंद, गुलजार, हरिवंश राय बच्चन, नीता भाजली और दुष्यंत कुमार जैसे तमाम साहित्य आकाश के सितारों से करने लगते हैं। अरे भाई, जब हम उतने सक्षम ना हो तो उनकी पुस्तकें प्रकाशित करने लगते हैं और अपनी रचनाओं को कई भाषाओं में अनुदित कराने लगते हैं। पुरस्कारों और सम्मानों की दौड़ में दिन रात लगे रहते हैं, पर इससे ना हमारे सृजन पर कोई स्थायी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ना ही हमारी साहित्यिक पहचान मजबूत होती है। यह सब हमें क्षणिक सुख तो दे सकता है, किंतु अंततः सृजन का वास्तविक रूप ही जीवित रहता है और वही व्यक्ति समाज के बीच अपने प्रभाव को बनाए रखता है। तो फिर यह हाय तौबा, यह हंगामा किसके लिए और किस लिए? साहित्य की गंदी राजनीति का हिस्सा बनकर अपने व्यक्तित्व पर धब्बा लगाने की क्या आवश्यकता है? हमारे संत महात्मा कह गए हैं कि बेहतर साहित्यकार या कलाकार होने से अधिक महत्वपूर्ण है बेहतर इंसान होना। हम तो लिखते पढ़ते हैं, उससे पहले अपने व्यक्तित्व में उतारना चाहिए दूसरों को। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम जो लिखते पढ़ते हैं उसे पहले अपने व्यक्तित्व में उतारना चाहिए। दूसरों को उपदेश देने के साथ साथ आत्मचिंतन करना भी आवश्यक है। लेकिन सच यह है कि आज के साहित्यकारों में से 10% भी इन बातों को व्यवहार में नहीं लाते। वे व्यक्ति और समाज के लिए कम, अपने लिए अधिक जीते हैं। अहिंसा की बात करते हैं और स्वयं मांसाहारी होते हैं। सत्य की बात करते हैं और खुद झूठ की राह पर चल रहे होते हैं। व्यक्ति और समाज की सेवा का दावा करते हैं और करते हैं केवल अपनी और अपने परिवार की सेवा।
आदर्श और नैतिकता की बात करते हैं, जबकि स्वयं छल कपट दोगलेपन और झूठ से भरे होते हैं। ऐसी स्थिति में उनका साहित्य किस उद्देश्य से और किसके लिए लिखा जाता है, यह गहन चिंतन का विषय है और हमें सोचना भी चाहिए। आज के अधिकांश मुख्य धारा के रचनाकार और कलाकार अपने सृजन पर कितना विश्वास रखते हैं और स्वयं कितना उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, यह भी आत्मचिंतन का विषय है। निश्चित तौर पर हम अपनी क्षमता के अनुरूप ही सृजन कर सकते हैं। ईश्वर ने जितनी प्रतिभा हमें दी है उससे आगे हम कुछ नहीं लिख सकते और ना ही कुछ अपनी क्षमता से अधिक कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। यही मौलिकता का मूल स्रोत है। प्रेमचंद अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं तो विमल मित्र अपने स्थान पर, निराला अपने स्थान पर महान है तो नीरज अपने स्थान पर। हर रचनाकार की उपयोगिता अलग है। हम एक को सर्वोत्तम कहकर दूसरे की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसी में हमारी ईमानदारी और मौलिकता निहित है। भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने का यही सही तरीका है और यही व्यवहारिक भी। हर व्यक्ति चाहे कलाकार हो, साहित्यकार हो, नेता हो, अभिनेता हो या कोई साधारण व्यक्ति, अपनी क्षमता, विशेषता और सीमाओं के साथ आता है। जो इस सत्य को नहीं समझते वही गलत रास्तों पर भटकते जाते हैं और अपने व्यक्तित्व को स्वयं दूषित कर देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व को गंदा करना नहीं, स्वच्छ और संस्कृत व्यक्तित्व के साथ अपनी अलग पहचान बनाना होना चाहिए। मैं यह सब बहुत दिनों से कहना चाह रहा था, किंतु आज अवसर मिला तब जब साहित्यिक मित्र कर्मेंदु शिशिर का यह सागर्भित विचार उनके सोशल मीडिया पेज पर पढ़ा। मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इतना कि केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि मैं एक डायरी लिख लिया। बातों से मैं प्रभावित हुआ वह था कर्मेंदु शिशिर का विचार। उन्होंने बहुत खूब लिखा है और मेरे दिल की बात लिख दिया है। वे कहते हैं, कोई रचना दुनिया की सारी भाषाओं में अनुदित हो जाए, बड़ा से बड़ा पुरस्कार मिल जाए, लोग उसे माथे पर चढ़ाए या गड्ढे में फेंक दे, उसका स्तर वही रहेगा जो रचना में है। इसलिए लेखक को बेवजह हाथ पांव मारने के बजाय इस कोशिश में लगा रहना चाहिए कि हम और बेहतर कैसे लिखें। बेहतर लिखना भी बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जितना मिला है उतना ही फलेगा। हाँ, 2-3 काम हम जरूर कर सकते हैं जो हमारे हाथ में होता है। खूब पढ़ना, सहज रहना, छक कर जीना और मनुष्य की तरह अधिक से अधिक जन के लिए जीना। लेखक का संसार विस्तृत होना चाहिए। यद्यपि लेखकीय दुनिया अक्सर बहुत सीमित होती है, बाकी उछल कूद क्षणिक है, बेमतलब की है। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आपका मैं सिद्धेश्वर। साहित्य की गंदी राजनीति का हिस्सा बनकर अपने व्यक्तित्व पर धब्बा लगाने की क्या आवश्यकता है। हमारे संत महात्मा कह गए हैं कि बेहतर साहित्यकार या कलाकार होने से अधिक महत्वपूर्ण है बेहतर इंसान होना। हम तो लिखते पढ़ते हैं, उससे पहले अपने व्यक्तित्व में उतारना चाहिए दूसरों को। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम जो लिखते पढ़ते हैं उसे पहले अपने व्यक्तित्व में उतारना चाहिए। दूसरों को उपदेश देने के साथ साथ आत्मचिंतन करना भी आवश्यक है। लेकिन सच यह है कि आज के साहित्यकारों में से 10% भी इन बातों को व्यवहार में नहीं लाते। वे व्यक्ति और समाज के लिए कम, अपने लिए अधिक जीते हैं। अहिंसा की बात करते हैं और स्वयं मांसाहारी होते हैं। सत्य की बात करते हैं और खुद झूठ की राह पर चल रहे होते हैं। व्यक्ति और समाज की सेवा का दावा करते हैं और करते हैं केवल अपनी और अपने परिवार की सेवा। आदर्श और नैतिकता की बात करते हैं जबकि स्वयं छल कपट दोगलेपन और झूठ से भरे होते हैं। ऐसी स्थिति में उनका साहित्य किस उद्देश्य से और किसके लिए लिखा जाता है, यह गहन चिंतन का विषय है और हमें सोचना भी चाहिए। आज के अधिकांश मुख्य धारा के रचनाकार और कलाकार
अपने सृजन पर कितना विश्वास रखते हैं और स्वयं कितना उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं, यह भी आत्मचिंतन का विषय है। निश्चित तौर पर हम अपनी क्षमता के अनुरूप ही सृजन कर सकते हैं। ईश्वर ने जितनी प्रतिभा हमें दी है उससे आगे हम कुछ नहीं लिख सकते और ना ही कुछ अपनी क्षमता से अधिक कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। यही मौलिकता का मूल स्रोत है। प्रेमचंद अपने स्थान पर श्रेष्ठ है तो भीमल मित्र अपने स्थान पर, निराला अपने स्थान पर महान है तो नीरज अपने स्थान पर। हर रचनाकार की उपयोगिता अलग है। हम एक को सर्वोत्तम कहकर दूसरे की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसी में हमारी ईमानदारी और मौलिकता निहित है। भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने का यही सही तरीका है और यही व्यवहारिक भी। हर व्यक्ति चाहे कलाकार हो, साहित्यकार हो, नेता हो, अभिनेता हो या कोई साधारण व्यक्ति, अपनी क्षमता, विशेषता और सीमाओं के साथ आता है। जो इस सत्य को नहीं समझते वही गलत रास्तों पर भटकते जाते हैं और अपने व्यक्तित्व को स्वयं दूषित कर देते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व को गंदा करना नहीं, स्वच्छ और संस्कृत व्यक्तित्व के साथ अपनी अलग पहचान बनाना होना चाहिए। मैं यह सब बहुत दिनों से कहना चाह रहा था, किंतु आज अवसर मिला तब जब साहित्यिक मित्र कर्मेंदु शिशिर का यह सारगर्भित विचार उनके सोशल मीडिया पेज पर पढ़ा। मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। इतना कि केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि मैं एक डायरी लिख लिया। बातों से मैं प्रभावित हुआ वह था कर्मेंदु शिशिर का विचार। उन्होंने बहुत खूब लिखा है और मेरे दिल की बात लिख दिया है। वे कहते हैं, कोई रचना दुनिया की सारी भाषाओं में अनुदित हो जाए, बड़ा से बड़ा पुरस्कार मिल जाए, लोग उसे माथे पर चढ़ाए या गड्ढे में फेंक दे, उसका स्तर वही रहेगा जो रचना में है। इसलिए लेखक को बेवजह हाथ पांव मारने के बजाय इस कोशिश में लगा रहना चाहिए कि हम और बेहतर कैसे लिखें। बेहतर लिखा भी बहुत कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। जितना मिला है उतना ही फलेगा। हाँ, 2-3 काम हम जरूर कर सकते हैं जो हमारे हाथ में होता है। खूब पढ़ना, सहज रहना, छक कर जीना और मनुष्य की तरह अधिक से अधिक जन के लिए जीना। लेखक का संसार विस्तृत होना चाहिए। यद्यपि लेखकीय दुनिया अक्सर बहुत सीमित होती है, बाकी उछल कूद क्षणिक है, बेमतलब की है। इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरे को सुधारने की चिंता में लगे रहते हैं, खुद को नहीं सुधारते हैं। और जहाँ तक जीना चाहता हूँ मरने के बाद क्या प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि पहले मरना होगा तब आप जीने की ख्वाहिश कर सकते हैं। राइजिंग बिहार के यूट्यूब चैनल पर हम पुनः आपके सामने उपस्थित है। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, साहित्य यात्रा के अंतर्गत हम आपको हमेशा किसी न किसी शख्सियत से भेंट कर वार्ता करवाते हैं, साहित्यकार से, कलाकार से, तमाम लोगों से और आम जन से। आज हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने के लिए जो बिहार के ही रहने वाले हैं, आरा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पहचान पूरे देश में एक कवि के रूप में, एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में बनी हुई है। और वे आज भी उम्र के इस मुकाम पर भी वे पूरी सक्रियता से काव्य साधना में लगे हुए हैं। हमारा आशय है रास दादा रास जी से। रास दादा रास जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और आज यूट्यूब चैनल पर बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि आपका एक छोटी सी भेंट वार्ता हम वहाँ रखें और यूट्यूब चैनल के तमाम श्रोताओं से आपका परिचय करवाएं। तो आज मैं सबसे पहले जो सवाल करना चाहूँगा, वैसे तो आमतौर पर कई तरह के लोग सवाल करते हैं, भेंट वार्ता लेते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेकिन मैं आपसे लेना चाहता हूँ, चूँकि जीना चाहता हूँ मरने के बाद, अभी बैनर भी आपके पीछे लगा हुआ है, आप इस चैनल से हर रात कोई ना कोई कविता लाइव में देते रहते हैं और काफ़ी मशहूर हुए इस महीने से। तो जीना चाहता हूँ मरने के बाद आपने इन पंक्तियों को उद्घाटित किया है और इसी उद्देश्य से आप अपना साहित्य सृजन बिल्कुल जारी रखे हुए हैं। इन पंक्तियों के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं इसी बात से आरंभ करना चाहूँगा। जी, बहुत 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 आभार और आपका आज यहाँ आना, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने इस लायक मुझे समझा कि आप मेरा इंटरव्यू साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। तो मैं 2 पंक्तियों में ये कहूँ कि जीना चाहता हूँ मरने के बाद,
फ़कत अंदाज है जीने का, मोहब्बत में जहर पीने का। वाह, क्या बात है। मैंने 1972 में ये इन पंक्तियों को लिखा था और ये मध्य रात्रि में मैंने 18 फरवरी की रात में, मुझे याद है आज भी कि मैं कॉलेज से आकर रात में खेल के आकर सोया। अचानक रात में उस समय कुछ सामाजिक विषमताएं चल रही थी, कुछ धार्मिक उन्माद था, तो मेरे हृदय में ये बात आई और मेरे ज़बान से ये बात निकली कि एक रात कहा मुझसे सपने ने आकर कि ऐ आदमी तू ऐसा ना कर, क्योंकि तूने ही तो जलाई है गीता, कुरान, बाइबल के पन्ने पन्ने को और कर दिया है छलने छलने इंसानियत के नाजुक सीने को। एक रात कहा मुझसे सपने ने आकर। क्या बात है। और वहाँ से ये बात निकली और मैं कॉलेज में स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, तो वो एक जो विचारधारा अंदर में पनप रही थी मेरे भीतर कि दुनिया में हम दूसरे को सुधारने की चिंता में लगे रहते हैं, खुद को नहीं सुधारते हैं। और जहाँ तक जीना चाहता हूँ मरने के बाद क्या प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि पहले मरना होगा तब आप जीने की ख्वाहिश कर सकते हैं। तो मरने के लिए क्या क्या चीज़ को मारना होगा? स्वार्थ को मारना होगा, तृष्णा को मारना होगा, अपने आप को मारना होगा, अपने तरफ जो घिरी हुई चिंताएं हैं उनको समाप्त करना होगा और खुद में एक आंदोलित होकर अपने आप को दुनिया में लाके लोगों की सेवा कई रूपों में, सेवा का एक रूप नहीं है कि आप किन्हीं को खाना खिला दिया, किन्हीं को कुछ कर दिया, नहीं, संपूर्ण जीवन आपकी सेवारत होनी चाहिए और उसमें कहीं कोई विषमता है, कहीं कोई व्यभिचार है, आपको उससे लड़ना है और उससे लड़ने के लिए आपको स्वस्थ होना है, स्वच्छ होना है। जब आप स्वस्थ और स्वच्छ होंगे तभी आप इन विषम परिस्थितियों से लड़ पाएंगे, क्योंकि नहीं, वो तो ठीक है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि आदमी जिंदा नहीं रह जाता है मरने के बाद। मरने के बाद वैसे भी शरीर नश्वर है, नहीं जिंदा रहता है। इसके बावजूद आपको यह कल्पना कितनी आपको आत्मतृप्ति देती है? ये बहुत सही आपने कहा कि आदमी जब मर जाता है तो उसकी कोई भी तमन्ना उसके साथ मर जाती है। लेकिन जो हमारा आध्यात्म कहता है, जो हमारा चिंतन कहता ये है, पूर्व जन्म का एक हमारे यहाँ एक कल्पना है, मान्यता है, लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात, आपको वो कार्य अवश्य करना है जिससे आपको आत्मतुष्टि का आभास हो, स्वयं आप संतुष्ट हों और आप में कभी भी ऐसी भावना ना आए कि आपने ये क्या कर दिया। उसके लिए आप जब इस तरह का कार्य करते हैं जिस कार्य से जन मानस का भला हो, जन जन का एक क्रांति आप लेके आते हैं और जन जन के लिए एक सेवा भाव रखते हैं, तो वो एक संतोष देता है आपने। और जब वो संतोष देता है तो आपको ये भाव आपका आता है कि मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे जो कृत हैं, क्योंकि होता क्या है कि आदमी तो मर जाता है, शरीर नश्वर है, चला जाता है, लेकिन उस जिंदा क्या रहता है, उसका कृत्य जिंदा रहता है। तो उस कृत्य को जीने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए मैंने ये कल्पना। बहुत बढ़िया आपकी कल्पना है और साहित्य का ये उद्देश्य भी है, इसीलिए कहा भी गया है कि जो जीवंत साहित्य सृजन करता है वह आदमी मरने के बाद भी जीवित रहता है। मुझे लगता है कि आपका आशय इसी से है कि शरीर तो नश्वर है, लेकिन हम जो लिख जाते हैं, समाज में जो बढ़िया काम कर जाते हैं, वह कर्म ही उसे जिंदा रखता है। मैं जानना चाहूँगा कि आपने कविता का सृजन कब से आरम्भ किया? मैं थोड़ा सा देश और वतन, राष्ट्र और समाज के प्रति जागरूक रहा शुरू से, बचपन से ही। पता नहीं कहाँ से वो विचारधारा में आई। शायद मेरे पिताजी चूँकि फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, माता जी भी थी, तो शायद वो जो है उसने मुझे उस तरफ खींचा। और मैंने 1962 में जब चाइनीज़ एग्रेशन हुआ तो उस एग्रेशन के ख़िलाफ़ उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो मेरे स्कूल का विद्यार्थी था, उसके अंदर में, भीतर में, आत्मा में आग लगी और उसने कहा कि माँ तेरे रक्षक हम मानेंगे तेरे सब नियम,
इस वतन के लिए हमने प्रण है किए तिरंगे झंडे तले आके हम, ऐ माँ तेरे रक्षक हम। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई, ये मेरी पहली पंक्तियाँ हैं। क्या बात है, मैंने कितने कुछ ईस्वी आपको याद है कब से आपने लिखना शुरू किया? ये 1962 की बात है जी, 1962 की आप बात कितनी है। उम्र के हुए उस समय? मैं उस समय, अभी मेरा 72 है, अच्छा, तो उस समय मैं वही 10 के आसपास रहा हूँ। मैं 10 से नीचे ही रहा हूँ, 8-10 का उम्र रहा होगा। अच्छा, आपका शिक्षा क्या है, कहाँ से आपने अपने स्कूल का कॉलेज का शिक्षा आपने प्राप्त किया? जी बहुत मैं साउथ बिहार उस समय हुआ करता था, आजकल तो झारखंड हो गया है। तो मेरे पिताजी चूँकि बिहार जेल सर्विस में थे और उनकी पोस्टिंग उसी तरफ होती रही, तो मैं संजीवस जब कॉलेज में आया तो संजीवस कॉलेज रांची का विद्यार्थी रहा। सरायकला एक जगह है, वहाँ पढ़ा। स्कूलिंग मेरा सरायकला में हुआ, नृपराज राजकीय बहुउद्देशीय विद्यालय सरायकला। तो वो वहाँ से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और जमशेदपुर, चाईबासा, रांची, इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा रहने का मौका मिला। आपने काम किया क्या वैसे इसके सर्विस के तौर पर? जी मैं मार्केटिंग एंड सेल्स में था और मैं कंट्री हेड होकर मैंने अंतोगत्वा जॉब से तिलांजलि दे दी और साहित्य में ही पूर्ण रूपेण लग अच्छा, गया। कविता के अतिरिक्त आपने और भी किसी साहित्य की विधाओं में आपने लिखा है क्या? जी हाँ, मेरी शुरुआत है, कविता तो मैंने लिखा और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट उस ज़माने में हुआ करता था, वही 62-63 में, तो डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन था कविताओं का, तो उसमें मुझे भी बुलाया गया था और मैंने जब किया तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको मिला था। तो एक कविता की शुरुआत थी, लेकिन मेरा अभिनय के प्रति और ये उपन्यास लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लिखता हूँ। तो मेरी पहली जो पुस्तकें छपी हैं, प्रकाशित हैं, वो दोनों पुस्तक का नाम, एक का किराए की मौत और एक का कूट का डब्बा, ये 2 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रकाशन होने के लिए है? जी, प्रकाशित हो चुकी हो चुकी है जी, 1972 में। कविता की भी कोई पुस्तक प्रकाशित है आपके? जी हाँ, कविता का तो ऐसे साझा कई संकलन हैं, लेकिन मेरी अपनी जो जीना चाहता हूँ मरने के बाद के नाम से जो पुस्तक आ रही है, वो 51 खंडों में है। पुस्तक तैयार है और बस मैं समझता हूँ कि महीने 2 महीने का इंतज़ार है, वो 51 पुस्तकें आ जाएंगी। आपकी इन बातों से मैं बहुत प्रभावित है कि जीना चाहता हूँ मरने के बाद, और मुझे लगता है कि साहित्य का यही उद्देश्य भी है और लोग इसलिए ही साहित्य का सृजन करते हैं या करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो। आपके जीवन का क्या उद्देश्य रहा है, आपके साहित्य सृजन का क्या उद्देश्य रहा है? मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है, मैं साहित्य को एक साधन मानता हूँ। साहित्य साधना तो है ही, लेकिन साधना से ज़्यादा ये साधक है। साधक क्या है कि जब आप समाज में एक, जो आप देख रहे हैं, मैं काफ़ी दुखी हो जाता हूँ कभी कभी, और मेरा विद्यार्थी जीवन में जो मैं स्टूडेंट लीडर रहा, तो उसका भी उद्देश्य यही था कि किसी भी तरह की विसंगति या किसी भी तरह का व्यभिचार मेरे जीवन में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसलिए मैंने साहित्य को उसका साधन माना और साहित्य को लेकर समाज की रूपरेखा को सुगठित करने के लिए उस दिशा में मैं बढ़ा। मेरे साहित्य का उद्देश्य मूल रूप से यही है। आपका उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है राजदादा रास जी, लेकिन मैं अधिकांश साहित्यकारों से मिला हूँ, देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आज जो साहित्य के जो मानक लोग हैं, जो साहित्य सृजन कर रहे हैं, तो उनका जो उद्देश्य है जैसे सामाजिक सेवा करना, सामाजिक विसंगतियों को दूर करना, तो इसके बावजूद समाज में ऐसी विसंगतियाँ क्यों बढ़ती जा रही है और उनका उद्देश्य सिर्फ रचनाओं का प्रकाशन तक सीमित क्यों रह गया है? जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम तृष्णा के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हम अपने आप पर केंद्रित हो चुके हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति विशेष, सिर्फ साहित्यकार नहीं, हर दुनिया के हर विधाओं में या हर दिशा में मैं देखता हूँ कि लोग स्वयं तक सीमित रह गए हैं कि मेरा प्रचार हो, मेरा उद्धार हो, हम बहुत आगे जाएं, मेरा नाम बहुत हो। तो ये मेरा से हटना होगा। जब तक ये मेरा लेके हम चलेंगे, जो आजकल के साहित्यकारों में मूल रूप से विद्यमान है, इससे हटना होगा। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी कि लोग ललायित रहते हैं कि किस तरह से हमको ये प्रचार प्रसार मिले, कहाँ हमको बुला के हमको सम्मानित किया जाए। जी,
और मैं हमेशा इससे दूर रहा हूँ। उसका मूल कारण ये है कि जिस दिन मेरी दिशा उस तरफ मुड़ जाएगी, मेरा जो मूल कार्य है जिस पर मैं फोकस्ड हूँ वो मुझसे दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत अच्छे विचार आपके हैं। मैं दादा राज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप तो कविता लिखते हैं, मुझे आपकी कविता से सचमुच बहुत लगाव है और कविता का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूँ, अच्छी कविता के। लेकिन आप क्या मानते हैं कविता का मानक तत्व क्या है? कोई लोग गीत लिखते हैं, कोई गजल लिखते हैं, कोई छंद लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल छंद कविता का भी अपना महत्व है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल सपाट बयानी लिख रहे हैं। तो आप कविता का क्या मानक तत्व मानते हैं और उस सपाट बयानी कविता के प्रति आपके क्या विचार है? मैं कविताओं को विधा में बांध कर रखना, ये एक विधा हो सकता है, लेकिन कविता का मूल जो तत्व है वो ये है कि आपके ज़बान से जो बात निकले वो अगले के दिल के अंदर हृदय में प्रवेश कर जाए। कविता या लेखन का मूल रूप यही होना चाहिए। जहाँ तक विधाओं का सवाल है, विधाएं अच्छी हैं, क्योंकि जब रास्ता बताया जाता है तो एक लाइन खींच दिया जाता है, तो वो अच्छी बात है, विधाओं में रहना चाहिए। लेकिन मुक्त छंद या मुक्त कविताएं जो हैं, जो बिना किसी ये के हैं, या गीत हैं, यदि किसी के हृदय तक पहुंचता है तो उससे बड़ी कविता नहीं हो सकती है। कविता का मूल अर्थ ही यही है कि आपको प्रभावित करे और प्रभाव के साथ साथ आपको एक दिशा दे, वो बहुत बड़ी मैंने हृदय के मन को जो छू ले, आप उसको कविता मानते हैं। लेकिन बिल्कुल सपाट बयानी जो लिखते हैं वो तो रातों रात कवि बन जाने के ख्वाहिश में, जिसमें कोई काव्य बिंब भी नहीं होता, तो क्या आप ऐसी कविताओं से भी प्रभावित होते हैं क्या? जी ना, ऐसी कविताओं से तो कोई प्रभावित नहीं हो सकता। वो भी नहीं होता जी, नहीं हो सकता। जो हृदय को ना छुए वो कविता कैसी? अच्छा, आपने कविता का मानक तत्व के बारे में तो आपने बहुत अच्छे विचार दिए हैं। कविता, आपने कहा कि वही कविता है जो हृदय को छू जाए, वरना सिर से गुजरने वाली कविता तो हो ही नहीं सकती। साहित्य में पुरस्कारों की जो राजनीति है, इसके बारे में मैं अक्सर साहित्यकारों से ये सवाल करता हूँ, क्योंकि यह एक अहम सवाल हो गया है। तो साहित्य में जो पुरस्कारों की जो राजनीति हो रही है, उसके प्रति आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? बहुत विरोधी विचार है मेरा। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लेखनी ही आपकी पहचान है। मंचों पर खड़ा होकर अगर आपको मान सम्मान मिलता है या देते हैं लोग या आप लेते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो निरर्थक है। मैं कई स्थान पर देखता हूँ, कई जगह देखता हूँ कि मान सम्मान की घोषणा करके और वहाँ पर लोग भीड़ जुटाते हैं। तो मैं उससे ये नहीं हूँ, मैं उसको नहीं मानता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़े बड़े सरकारी पुरस्कार और सम्मान कुछ गिने चुने और अधिकारी और जो साहित्यकार लोग उनके करीब के हैं उनको दिया जाता है? इससे क्या होता है कि कुछ जो साहित्यकार हैं, मुट्ठी भर साहित्यकार तो बहुत उत्साहित होते हैं, क्योंकि ढेर साहित्यकार निरुत्साहित होते हैं ऐसे पुरस्कारों से। आप क्या इसको ऐसा आपको लगता है कि नहीं? ये बिल्कुल सही नहीं है। ये प्रायोजित जो चीज़ें हैं, जो पुरस्कार हैं, वो हमेशा स्थिति को और समाज को पूर्ण रूपेण वो गंदा करने वाली बात है। इसलिए मैं इस प्रायोजित पुरस्कारों से दूर रहता हूँ और काफ़ी दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। और मैं कहता हूँ साहित्यकारों को या जो लिखने वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ हमेशा कि आप अपनी लेखनी को ज़्यादा से ज़्यादा धारदार बनाएं, उसको तेज करें, सम्मान की चिंता ना करें, क्योंकि आज आपको सम्मान मिले ना मिले, लेकिन कल जो है वो आपकी कलम जो है वो आपकी पहचान दिलाकर रहेगी। ऐसा तो साहित्यकारों के लिए सबसे बड़ा मान सम्मान क्या होता है? कलम उसकी अपनी कलम। जी, बहुत अच्छी बातें आपने कहा है। देखिए, एक दो सवाल और मेरे रह गए हैं। ये मैं जानना चाहूँगा कि वैसे तो सरकारी पुरस्कार पता नहीं वह उसकी नज़र आप तक पहुँची नहीं, तो आपने तो स्पष्ट कर दिया कि मैं ऐसे साहित्य का प्रायोजित पुरस्कारों से दूर रहता हूँ। फिर इसके बावजूद आपकी लेखनी को बहुत मान सम्मान मिला है देश भर में। देश भर के लोग, आप लाइव कार्यक्रम हमेशा रात में देते रहे हैं, मैं जानता हूँ, जीना चाहता हूँ मरने के बाद के माध्यम से। इसका मतलब है कि आप सोशल मीडिया के प्रति बहुत आकर्षित हैं। आज ज़माना भी यही है,
तो आपको क्या ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के में आज जो साहित्य सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंच रही है, तो पहले की अपेक्षा साहित्य अधिक पढ़ी जा रही है? जी, बहुत सही प्रश्न है आपका, बड़ा उचित प्रश्न है, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। क्योंकि सोशल मीडिया को कई लोग बुरी निगाहों से देखते हैं, कहते हैं कि साहब ये क्या है, सोशल मीडिया पर दिन रात आप लोग रहते हैं। नहीं, ये एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से आपका कलम, आपकी जो कलम है, आपकी जो विधा है, आपका जो तात्पर्य है जीवन का, जो दिशा है, वो जन जन तक पहुंचती है। ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो उनको अपने विषय में विचार करने का एक स्वतः एक स्थान मिल जाता है। और कई लोग अखबार नहीं पढ़ पाते हैं, कई लोग कई बातें नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा, मैं इसको अच्छा मानता हूँ सोशल मीडिया को। अच्छा, अब मैं सवाल तो आपसे बहुत सारे करने के हैं, मैं फिर अगली बार करना चाहूँगा, लेकिन मैं जानना चाहूँ कि आप नए साहित्यकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके बाद एक सवाल और करूँगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं नए जितने भी साहित्यकार हैं जो लेखन विधा में हैं, हाँ, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक जागृति है, और उस जागृति को लेकर निश्चित रूप से उसकी गठरी बना के सर पे रख के चलें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है समाज को सही दिशा देने के लिए। मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ उनका। एक सवाल और रह जाता है, आपकी पत्नी दिवंगत हो चुकी है, जिनके प्रति अथाह प्रेम रहा है आपको, क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि मरने के बाद भी वे आपके साथ जिंदा है? जी, मैंने उनसे प्रश्न उनको जब विदा कर रहा था अग्नियान पे, जब मैंने मुखाग्नि उनको दिया, तो जब मैं उनका चक्र लगाकर वो जो विधा, जो मान्यताएं हैं उस तरह से आप करके, तो लकड़ी के अंदर से उनका हाथ निकल के मेरे पाँव पे आया। ये एक बहुत ऐसी बात है जो माने तो बहुत बड़ी बात है, ना माने तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसी समय अपने आप से वादा किया कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आप शरीर से तो आपका अंत हो गया है, लेकिन आपकी आत्मा, आपके कर्तव्यों को, आपकी दिशाओं को मैं जिंदा रखूंगा। जब तक मैं जीवित हूँ ये जिंदा रहेगी, आप नहीं जाएंगी। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उस बात को हम कहना चाहते हैं, कविता के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप कुछ बात कहें। जी, तो एक संदेश है, छोटा सा एक मुक्तक कि न शोहरत के अलम मांगू, न शोहरत के अलम मांगू, न दौलत का ठिकाना हो तो हो बस इतना मोहब्बत का जमाना हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दादा राज जी, आज हमारे चैनल पर आकर और हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। दोस्तों, अभी आप राज दादा जब मिलोगे लता से तुम जाना, चांद तारे जमीन पे आएंगे, चांद तारे जमीन पे आएंगे, तेरी आँखों में घर बनाएंगे। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी लता जी की। और इसके साथ हम आपको एक साहित्यिक सूचना दे, जो मैंने कहा कि अयोध्या में बहुत ही बड़े स्तर पर एक काव्य गोष्ठी हो रही है। लेकिन इसके पहले आइए हम आपको पिछली बार हमने आपको अपनी लघु कथा प्रस्तुत किया था, लेकिन आज मैं एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार की छोटी सी लघु कथा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और लघु कथा का शीर्षक है मानुष गंध। ये लघु कथा जो है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की यह लघु कथा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी रचना ऑडियो वीडियो के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, पहले स्वीकृति ले लीजिएगा।
इनकी लघु कथा का शीर्षक है लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की लघु कथा मानुष गंध। मैं अपनी धुन में सड़क पर चला जा रहा था। मैं अपनी धुन में सड़क पर चला जा रहा था, तभी एक आवाज़ सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, इस रोड का नाम क्या है? स्टेट बैंक की ब्रांच इसी रोड पर है। जी, ये रोड तो मालवीय रोड है, पर बैंक का पता नहीं। नया हूँ इस इलाके के लिए और मैंने फौरन एक दुकान वाले से पूछा था, स्टेट बैंक इसी रोड पर है। तभी एक और आवाज़ आई, अंकल जी, आप परेशान मत हो, पापा को सब पता है। 20 साल से इसी बैंक में आ रहे हैं, पास ही में उनका घर भी है। महीने लॉकडाउन के 6 महीने बाद आज घर से वे बाहर निकले हैं। लॉकडाउन से आज 6 महीने बाद आज वे घर से निकले हैं। पहली बार किसी से बात की है। कोई बहाना तो चाहिए था ना बात करने की। कोई बहाना तो चाहिए था ना बात करने की। कितनी प्रभावकारी लघुकथा। इसका अंत जो पंच लाइन कहते हैं वह पंच लाइन इसी प्रकार होनी चाहिए, मुझे लगता है। और बाकी तो आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि पंच लाइन हम किसे कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको सीधे एक सूचना अयोध्या के बारे में दे दें। अयोध्या में एक बहुत अच्छे काव्य गोष्ठी होने जा रही है और मुझे लगता है कि इसमें जो भी इच्छुक, आजकल तो बहुत सारी कवि ऐसे आयोजन हो रहे हैं, इस पर भी मैं कभी डायरी लिखूंगा, जहां पैसा लेकर हजारों रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर हजारों रुपया लोग मांगते हैं, 1500 रुपया, 2000 रुपया, और उसके बाद कवि सम्मेलन में कविता पढ़ने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। ऐसे आयोजन से मुझे लगता है कि एक ईमानदार साहित्यकार को हमेशा दूर रहना चाहिए। इससे उनको मान सम्मान नहीं मिलता, बल्कि अपमान ही वे महसूस करेंगे। तो इस तरह के आयोजन से यह अलग एक आयोजन है, जिसमें रहने खाने पीने सबका प्रबंध आयोजक ही कर रहा है। लेकिन वो झूठे मान सम्मान के पीछे नहीं, बल्कि वे कवियों में से चुने हुए कवियों को वे कुछ पुरस्कार राशि भी देंगे। तो आइए हम उस सूचना को देखते हैं। तो साहित्यिक खबर के अंतर्गत मैं आपको एक विशेष सूचना देने जा रहा हूं, और वह सूचना है अयोध्या महोत्सव काव्यश्री, जो अयोध्या जैसे पवित्र स्थल पर आगामी 29 दिसंबर 2025 से आगामी 2 जनवरी 2026 तक यह कार्यक्रम चलेगा। और इसमें भाग लेने के लिए आप जो स्क्रीन पर आपको पोस्टर दिखलाया जा रहा है, उसके व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8858600191, 8858600191। यह व्हाट्सएप नंबर कॉल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। लेकिन यह अयोध्या महोत्सव अपने ढंग का एक अलग कार्यक्रम है। यह अयोध्या में फॉर एवर लॉन HH28 से निकट पॉलिटेक्निक अयोध्या में आयोजित की जाएगी। सम्मान सर्वश्रेष्ठ उत्सव यह आयोजित है, जो नवांकुर अंजलि साहित्यिक आस्था परिवार अयोध्या धाम की ओर से आयोजित है। इसके संयोजक है दुर्गेश पांडे, जो स्वयं एक कवि हैं। महासचिव है अरुण कुमार और अध्यक्ष हैं हरीश कुमार श्रीवास्तव। इनके द्वारा जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, मैं भी इस आयोजन में जाऊंगा, क्योंकि पहली बार जा रहा हूं, और मुझे डायरेक्ट दुर्गेश जी ने हमें सूचना भी दिया है कि यह कार्यक्रम अपने ढंग का एक अलग कार्यक्रम है। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। पूरा आप जरूर जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आप सभी साहित्यिक विद्वानों एवं मातृ शक्तियों को मेरा राम जी के चरणों में अयोध्या धूमि कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी इस ग्रुप को हर जगह शेयर करें और अधिक से अधिक कवियों को आप इसकी जानकारी दें, ताकि नए पुराने सभी तरह के रचनाकार इससे जुड़ सकें।
और यह तय है कि इसमें सिर्फ रचनाकारों की व्यवस्था रहेगी, रहने खाने पीने का निःशुल्क प्रबंध किया गया है। और साथ में यदि कोई आते हैं तो अपनी व्यवस्था अलग करेंगे, लेकिन कवियों के लिए यह व्यवस्था निःशुल्क है। और इसमें एक कार्यक्रम है जो इसमें कई रचनाकार शामिल होंगे। और ये जैसा कि इन्होंने सूचना दिया है कि हमारे सेमीफाइनल के लिए 50 रचनाकार चयनित किए जाएंगे, उनका काव्य पाठ होगा, 1 जनवरी को होगा। और फाइनल के लिए 10 से 20 रचनाकार चयनित किए जाएंगे, उनका फाइनल 2 जनवरी 2024 को होगा। यह कार्यक्रम स्थल में ही इसकी फाइनल सूचना दी जाएगी। 1 से लेकर 10 रचनाकारों को चयनित किया जाएगा और जिसे प्रथम रचनाकार को 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी, बाकी को 25,000 और फिर शेष को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी और अन्य को 5,100। इस प्रकार 1 लाख की राशि विजेताओं को यह संस्था दे रही है। यह पहली बार पूरे देश में पहली बार इस तरह की संस्था है जो रचनाकारों से पैसा नहीं ले रही है, बल्कि अपनी तरफ से व्यवस्था कर रही है खाने पीने रहने की। और अपनी तरफ से वह पुरस्कार के रूप में सम्मान पत्र केवल नहीं दे रहा है, तो केवल सम्मान पत्र बांटे जाते हैं, वो भी पैसा लेकर। और पैसा ले या ना ले, एक सम्मान पत्र पकड़ा दिया जाता है। यहाँ पर आपको कविता पढ़ने का सुख तो मिलेगा ही, और यदि आप बहुत अच्छे फाइनल पहुँचते हैं तो आपको नगद राशि से भी सम्मानित किया जाएगा। और यह एक सूचना है नवांकुर अंजलि साहित्य के संस्था आस्था परिवार की ओर से, जिसमें 122 से कवि सम्मेलन इन्होंने कर चुके हैं। और पिछली बार जैसे कि इन्होंने कहा कि 400 लोग रजिस्ट्रेशन करवाए थे और पहुँचे थे 183 लोग, जिससे कारण वहाँ की व्यवस्था में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। यह देखते हुए दोस्तों, निःशुल्क में यदि किसी को किताब मिल जाती तो वह पढ़ता भी नहीं, किसी को बांट देता है या देखने की कोशिश नहीं करता। एक अखबार में अगर 2 रुपया भी लग जाता है तो आप अखबार एक बार जो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी उद्देश्य से इस संस्था ने एक नियम रखा है कि जो पहली बार इस कार्यक्रम में जा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर मात्र 250 रुपया, मात्र 250 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क इसलिए देंगे ताकि यह निश्चित हो सके कि हाँ हमें कुछ पैसा लग गया तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन यह न समझिए कि पैसा लेकर ही आपको बुलाया जा रहा है। जो इतना राशि देने में भी असमर्थ है तो संस्था के जो सचिव हैं, जो दुर्गेश जी, उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से शुल्क जमा कर देंगे, लेकिन वे सूचित कर दें। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने ढंग का यह बिल्कुल अलग कार्यक्रम है, जिसे सुप्रसिद्ध कवि दुर्गेश पांडे दुर्लभ जी, जो संस्थापक हैं नवांकुर अंजलि साहित्य परिषद के, वो भी आयोजित किए हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि आप इनसे जुड़ें, अपनी पूरी जानकारी प्राप्त करें और रजिस्ट्रेशन करवा लें। यदि आपके पास 250 रुपया है, नहीं है तो वह भी आप उन्हें सूचित कर दें, लेकिन आप वहाँ जाने का अभी से आरक्षण अवश्य कर लें। तो यह एक अलग तरह का कार्यक्रम है जो पूरे देश में जो पैसे लेकर कविता पढ़ने के जो मंच देते हैं या कविता लेकर जो सम्मान पत्र बांटते हैं, उससे बिल्कुल अलग ढंग का यह आयोजन मैं देख रहा हूँ, जहाँ लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं अपनी तरफ से और अपनी संस्था की ओर से। यह एक सूचना थी, विशेष जानकारी आपको इस जो हम इस वीडियो में जो आपको पोस्टर दी है उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, अभी आप देखें कि किस तरह से दिन यूं ही भूल जाओगे तुम, दिन ने ये कभी सोचा न था, एक दिन यूं ही भूल जाओगे तुम, दिल ने ये कभी सोचा न था, रातों में गम से लिपटे हुए दिल इतना कभी रोया न था, रातों में गम से लिपटे हुए दिल इतना कभी रोया न था, मंझधार में यूं छोड़ जाओगे तुम, दिल ने तो ये भी सोचा न था, तारों को भी दिन में दिखलाकर यूं रूप नया दिखलाओगे तुम, चश्मों में ये मंजर आएगा ऐसा कभी सोचा न था, रास्तों में तुम धूप जहाँ रहती थी, रास्तों में धूप जहाँ रहती थी वो छाँव यहाँ लाती न थी, साए को भी तरसाओगे तुम, ये हाल कभी सोचा न था, कल तक जो मेरी हम सफ़र थी, कल तलक जो मेरी हम सफ़र थी, राहों में साथ निभाती थी, रुक कर यूं मुझसे
रूठ जाओगे तुम, ये ख्वाब मैंने सोचा न था। दिल को था भरोसा रिश्तों पर, ये दर्द भी उठ पाना न था। आँखों में धुंध छोड़ जाओगे तुम, ये रंग कभी सोचा न था। आँखों में धुंध छोड़ जाओगे तुम, ये रंग कभी सोचा न था। जख्मों पर नमक लगाओगे तुम, ये किस्सा कभी सोचा न था। एक दिन यूं ही भूल जाओगे तुम, दिन ये कभी सोचा न था।